नमस्कार, मैं अनीता सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वह केवल अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। इस समय कई क्षेत्रों में गेहूं की फसलों में जिंक तत्व की कमी देखी जा रही है, जिससे फसल सही बढ़वार नहीं ले रही। समय से इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो उपज कम मिलेगी। तो गेहूं की फसल में कैसे करें जिंक तत्व का प्रबंधन, इस बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बांदा के डॉक्टर श्याम सिंह। किसान भाइयों, जिंक ऐसा तत्व है जिसकी बहुत सूक्ष्म मात्रा में हमारी गेहूं की फसल को आवश्यकता होती है। लेकिन सूक्ष्म तो है, लेकिन है बहुत आवश्यक। किसान भाइयों, सामान्यतः जिंक की कमी हमारे खेतों में नहीं पाई जाती, लेकिन यदि हम लगातार 10-15 साल से गेहूं धान इस तरह की फसलें, जो हमारी घास कुल की फसलें, उनकी फसल ले रहे हैं, तो ऐसे खेतों में जिंक की अक्सर कमी हो जाती है। अब जहां तक गेहूं में पहचान की बात है, तो गेहूं में जो हमारे छोटे अवस्था में जो पौधे होते हैं, उनमें जो पत्ती के टिप है, जो बिल्कुल किनारा है, उसमें हल्का सा पीलापन और वो जलने जैसा एक भूरे रंग का एक धब्बा सा होता है, जो गौर से देखने पर पता लगेगा। और सामान्य फसल की तुलना में उसकी बढ़वार थोड़ी सी कम होगी और हल्का सा खेत में एक पीलापन हमें दिखाई देगा, जिसको हम कह सकते हैं कि जिंक की कमी है। किसान भाइयों, जिंक की पूर्ति के लिए हम ये सलाह देते हैं कि साल में एक बार, यानी कि चाहे धान में डाल लो या गेहूं में डाल लो, फसल की बुआई से पहले 25 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टेयर की दर से हम अगर डालेंगे तो दोनों फसलों के लिए वो जिंक पर्याप्त होगा। किसान भाइयों, यदि आप खेत की तैयारी के समय कंपोस्ट खाद का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप मृदा परीक्षण रिपोर्ट के द्वारा बताई गई जिंक सल्फेट की मात्रा को आधा करके प्रयोग में लाएं। जो किसान भाइयों ने अपने धान में प्रयोग किया है, उनको गेहूं में डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो किसान भाई धान में नहीं डाल पाए हैं और गेहूं में भी बुआई से पहले नहीं डाला है और उनकी फसल इस समय 1 महीने की या 20 दिन की हो गई है, उनको इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, तो ऐसी स्थिति में किसान भाई 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट लेकर के 21% वाला और उसमें 25 किलोग्राम यूरिया अवश्य मिलाएं। केवल जिंक का हम स्प्रे नहीं कर सकते, इससे पौधे हमारे जल जाते हैं। तो उसकी जलन को कम करने के लिए, इसको न्यूट्रल करने के लिए 5 किलोग्राम जिंक के साथ 25 किलोग्राम यूरिया मिलाएं और उसको 500 से 600 लीटर पानी में घोल करके 1 हेक्टेयर खेत में स्प्रे करें, छिड़काव करें। इससे जिंक की पूर्ति हो जाएगी। किसान भाइयों, यदि आपने गेहूं की फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में यूरिया का प्रयोग कर लिया है, तो यूरिया का जिंक के साथ घोल न बनाएं। आप यूरिया की जगह पर 2.5 किलोग्राम बुझा चूना और 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट को 500 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव कर दें। ध्यान रहे किसान भाइयों, जब हम स्प्रे करें, मौसम साफ हो, शाम के समय हम स्प्रे करें। दिन में अगर हम स्प्रे करेंगे तो वो हो सकता है धूप से उड़ जाए। शाम को अगर हम स्प्रे करेंगे तो पत्तियां उसको पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेंगी। ध्यान रहे कि पत्तियां अच्छी तरह से भीग जाएं और जो नोजल है हमारा, वो बहुत पतली बूंदों वाला नोजल होना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा मात्रा में हमारे पौधों पर ज़्यादा एरिया में उस दवाई का, उस जिंक सल्फेट का फैलाव हो सके। प्याज की खेती अपने प्रदेश में बड़े क्षेत्रफल में की जाती है और जो किसान इस समय इसकी रोपाई करना चाहते हैं, उनके लिए अभी रोपाई का उचित समय है। वहीं कई किसानों ने रोपाई भी कर ली है। तो इस फसल से अच्छी पैदावार के लिए रोपाई के समय और बाद में किन किन तकनीकी बातों का ध्यान रखेंगे, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर वाराणसी के डॉक्टर संजीत कुमार से। प्याज का रोपण करते समय कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, प्याज की खेती में एक महत्वपूर्ण पहलू है उन्नत किस्मों का चयन। प्याज की उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं: अर्का निकेतन, अर्का बिंदु, अर्का प्रगति, पूसा रेड, पूसा रत्नार, पूसा माधवी, पूसा व्हाइट, फ्लैट एग्रीफाउंड, डार्क रेड, N53, निफाद 53, हिसार 2, पंजाब सिलेक्शन, कल्याणपुर रेड राउंड व उदयपुर 102। हाइब्रिड प्रजातियां: अर्का कीर्तिमान, अर्का लालिमा
व अर्का पीताम्बर इत्यादि का चयन करके किसान खेती कर सकते हैं। वो देखे अभी तो क्योंकि किसान लोगों के पास जो है पौध उपलब्ध है, तो सबसे पहले है कि पौध को हम छटाई करें। जैसे पौध हम उखाड़ रहे हैं उसमें से स्वस्थ पौधे ही चयन करें जिनका हमको रोपण करना है, और स्वस्थ पौधों का चयन करके हम फिर उसमें जो है कार्बेंडाजिम एक दवाई होती है, कार्बेंडाजिम का 0.1% घोल तैयार कर लें और उस घोल में प्याज के जो पौधे हैं उनकी जड़ें भिगो दें, डुबो दें उसमें, और डुबोने के बाद फिर आप उसको ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों को ध्यान रहे कि जब आप रोपाई कर रहे हैं उस खेत की तैयारी अच्छे से कर दें और अच्छे से खेत की जुताई वगैरह करके उसको खरपतवार से मुक्त कर लें। इसके साथ साथ अगर किसान 1 एकड़ खेत में रोपाई करना चाहता है तो वहाँ पर लगभग 5 से 6 टन अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद भूमि की तैयारी के समय उसमें मिला दें, और इसके साथ साथ जो है डाई अमोनियम फॉस्फेट और पोटेशियम सल्फेट और बोरोन आदि का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि मिट्टी का जांच करवा लें रोपाई से पूर्व, और अगर मिट्टी का जांच संभव नहीं है तो फिर सामान्य रिकमेंडेशन जो है, सामान्य सिफारिश जो की जाती है वो लगभग 1 बैग जो है डाई अमोनियम फॉस्फेट का 1 एकड़ में डालेंगे, और वही 1 बैग जो है म्यूरेट ऑफ पोटास का उसमें डाल देंगे, और 10 से 12 किलोग्राम जो है उसमें जिंक सल्फेट डालेंगे। साथ ही साथ उसमें बोरोन जो है, बोरोन भी लगभग 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान उसमें मिट्टी की तैयारी के समय, ज़मीन की तैयारी के समय उसमें मिला देना चाहिए। उसके बाद उसकी रोपाई करें। अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ होगा और हमारी जो फसल है वो स्वस्थ रहेगी। रोपाई की 2 विधियां हैं, एक तो सूखी विधि है, एक है गीली विधि। सूखी विधि की बात करें तो हम ज़्यादातर किसान लोग सूखी विधि ही अपनाते हैं, और इसमें लाइनें ली जाती हैं। जैसे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइनें बनाते हैं, और उसमें पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 10 से 12 सेंटीमीटर रखते हैं। तो जो लाइनें बनाई गई हैं उसमें फिर हाथ से मैनुअली एक एक पौधा करके जो है उसका रोपण किया जाता है, और ध्यान रहे कि इसकी रोपाई जो है उथली की जाती है, ज़्यादा गहराई में हम इसकी रोपाई ना करें। लगभग 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहराई में मत जाएं। ऐसा करने से क्या होता है कि जो प्याज का बल्ब होता है, जिसको प्याज बोलते हैं, जो बाज़ार में बिक रहा होता है उसको बल्ब बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में, तो उसका विकास नहीं हो पाता, वो ज़मीन के अंदर चली जाती है। जो बल्ब वाला जो भाग होता है जिसका विकास होता है, तो ध्यान रहे इसको 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहराई पर इसकी रोपाई ना करें। और इसके बाद हम बात करते हैं जो है गीली विधि की। गीली विधि में क्या होता है कि गीली विधि में जब खेत के अंदर नमी कम होती है या फिर बारिश हो जाती है, तो उस दौरान भी किसान लोग जो है प्याज की जो रोपाई कर सकते हैं गीले ही खेत में। और उसमें ध्यान रहे कि लाइन से लाइन की दूरी वहाँ पर भी 15-16 सेंटीमीटर रखें, और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर रखें। गीली विधि में थोड़ा सा लगाने में तो होता है दिक्कत किसानों को, लेकिन उसमें पौधा जो है स्वस्थ रहता है। और जब हम सूखी विधि से जो रोपाई करते हैं प्याज की, तो उसमें बाद में सिंचाई तत्काल उसका किया जाता है। जैसे ही रोपाई के तुरंत बाद हम सिंचाई करते हैं, और गीली विधि में बाद में सिंचाई करने का कोई आवश्यकता नहीं होती। किसान भाइयों, कभी कभी हम देखते हैं कि उसमें प्याज में खरपतवारों की भी कुछ समस्या हो जाती है, तो उसके लिए यही मैं सलाह देना चाहूँगा। जैसे खरपतवार में जितना भी निराई गुड़ाई करेंगे उसका उपज उतना बढ़ेगा। एयरेशन वहाँ पर बहुत ज़रूरी है, तो निराई गुड़ाई मैनुअल करें, और मैनुअल निराई गुड़ा करके उससे क्या होगा कि खरपतवारों की भी समस्या ख़त्म हो जाएगी,
और उसके साथ साथ जो आपका बल्ब बन रहा है या प्याज जिसको बोलते हैं बन रहा है, उसका विकास भी अच्छा होगा। प्याज के सफल उत्पादन के लिए नाइट्रोजन को रोपाई के 30 से 45 दिनों के बाद खड़ी फसल में प्रयोग करना चाहिए। किसान अपने खेत की निगरानी करते रहे, जैसे मॉर्निंग में या कभी तीसरे दिन कम से कम वहाँ पर घूम के जाके देखें। अगर वहाँ पर लगे कि किसी के प्रकार का कोई रोग या कीड़ा लग रहा है तो उसके नियंत्रण के लिए भी उचित उपाय करें। अगर कभी कभी हम देखते हैं कि उसमें जो है कीड़ों का भी प्रकोप हो सकता है ऊपर, और कीड़ों के नियंत्रण के लिए हम किसानों को सलाह देना चाहते हैं कि नीम का ऑयल है, नीम का जो तेल होता है उसका 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर आप आवश्यकता अनुसार घोल बना दें और उसका छिड़काव करते रहें। और उसका छिड़काव 1 महीने के अंतराल पर अगर करते रहेंगे तो कोई भी हानिकारक कीड़ा इसमें नहीं लगेगा। उसके साथ साथ अगर कोई रोग लगने की संभावना है या आशंका है या रोग लगा है, कभी कभी ऊपर से जो है पत्तियां उसकी मुड़ जाती हैं और बढ़वार रुक जाती है, तो उस समय किसानों को चाहिए कि मैंकोजैब का 0.2% घोल बनाकर उसके ऊपर छिड़काव करें और जिससे कवक से लगने वाले रोगों से निजात पा सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं किसानों को यही निवेदन करना चाहूँगा कि प्याज की जो है फसल ज़रूर बोएं। जैसा कि बाज़ार में भाव भी बढ़ता जा रहा है, तो उस समस्या से निजात जब ही पा सकते हैं जब किसान खेत में अपने प्याज की खेती करेंगे। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है लेखराजपुर मैनपुरी से लोकेश यादव ने। आप दुधारू पशुओं में एफएमडी रोग के निदान पर जानकारी चाहते हैं, तो लोकेश यादव जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। गायों खुरपका मुहपका बीमारी पशुओं में लगने वाली एक भयंकर बीमारी है। यह गाय, भैंस, भेड़ बकरी में ये बीमारी होती है। खुरपका मुहपका बीमारी एक वायरस के द्वारा होती है या वायरल डिजीज है। इस रोग का प्रसार बीमार पशु के सीधे संपर्क में आने से पानी, घास, दाना, बर्तन, दूध निकलने वाले व्यक्ति के हाथों से, हवा से तथा लोगों के आवागमन से फैलता है। खुरपका मुंहपका रोग से ग्रसित पशु में कई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे पशु को 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार हो जाता है, खाना पीना और जुगाली करना बंद कर देता है, दूध का उत्पादन कम हो जाता है, मुंह से लार बहने लगती है और मुंह हिलाने पर चपचप की आवाज आती है। तेज बुखार के बाद पशु के मुंह के अंदर जीभ, होठ, तालू और मसूड़ों तथा खुरों के बीच व थनों के आयन पर छाले पड़ जाते हैं। ये छाले फटने के बाद घाव का रूप ले लेते हैं। पशु के मुंह में घाव व दर्द के कारण पशु खाना पीना बहुत कम कर देते हैं, जिससे वे बहुत कमजोर हो जाता है। खुरपका मुहपका बीमारी में जानवर मरते कम हैं लेकिन प्रभावित ज़्यादा होते हैं। अगर ये बीमारी जानवरों में लग जाती है तो उनका उत्पादन बहुत कम हो जाता है, जानवर कमज़ोर हो जाते हैं। गाय, भैंस या कोई भी दूध देने वाला जानवर अगर उसमें खुरपका मुहपका बीमारी हो जाती है तो दूध बहुत कम हो जाता है, लगभग नहीं के बराबर हो जाता है। और जब वो सही होता है तो उसके बाद भी उस ब्यात में उसका जो दूध का लेवल है उतना पूरा नहीं मिल पाता है। क्योंकि ये बीमारी जब फैलती है, वायरल डिजीज है, तो एक जानवर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में और तीसरे से चौथे में, इस तरह से ये बीमारी जो है फैलती है। तो कभी भी जब खुरपका मुहपका बीमारी किसी जानवर को हो जाती है तो हमारा पहला काम होता है कि जानवर को जिसमें इन्फेक्शन है उसको और जानवरों से अलग बांधें, जिससे कि दूसरे में उसका जो है फैलाव ना हो सके। बीमार पशुओं की देखभाल करने वाले व्यक्ति को भी स्वस्थ पशुओं के बाड़े से दूर रहना चाहिए। बीमार पशुओं के आवागमन पर रोक लगा देना चाहिए। रोग से प्रभावित क्षेत्र से पशु नहीं खरीदना चाहिए। पशुशाला को साफ सुथरा रखना चाहिए। इस बीमारी से मरे पशु के शव को खुला ना छोड़कर गड्ढे में गाड़ देना चाहिए। खुरपका मुहपका बीमारी के बचाव का सबसे अच्छा तरीका जो है वो वैक्सीनेशन है, टीकाकरण। पहले टीकाकरण जो पशुपालन विभाग के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा होता था, उसमें आधा चार्ज किसानों से लिया जाता था। लेकिन अब इसका टीकाकरण, चूँकि वैक्सीन का पूरा पैसा उत्तर प्रदेश सरकार बियर करती है, कोई पैसा किसानों से नहीं लिया जाता है।
कभी कभी अगर लेवी चार्ज सरकार ने माफ़ कर दिया है तो वो भी 2 रुपया किसान उस नहीं लिया जाता। अगर लेवी चार्ज सरकार ने नहीं माफ़ किया है तो एक जानवर के हिसाब प्रति जानवर 2 रुपया लेवी चार्ज लिया जाता है। लेकिन ये कभी लिया जाता कभी नहीं, वो सरकार के ऊपर है। अगर माफ़ है तो नहीं लिया जाता, नहीं माफ़ है तो लिया जाता है। क्योंकि ये बीमारी जो है इसका टीकाकरण वर्ष में 2 बार होता है। जो वैक्सीन होती है इसकी, एक बार इसका टीकाकरण कराने पे जानवरों में रोग रोधक क्षमता जो है वो 6 महीने तक रहती है। इसलिए खुरपका मुहपका बीमारी का टीकाकरण साल में 2 बार होता है, एक अक्टूबर नवंबर में और दूसरा जो है फरवरी मार्च में। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो इसका पहला डोज जो होता है वो 2 महीने का जब बच्चा हो जाता है तब दिया जाता है, दूसरा जब 4 महीने का, और इसके बाद हर 6 महीने के इंटरवल पे इसका जो है टीकाकरण किया जाता है। अगर टीकाकरण आपने अपने जानवर का कराया है तो दूसरे जानवरों में या कह लीजिए कोई भी जानवर में इसकी बीमारी के फैलने का खतरा जो है वो बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाता है। अगर किसी जानवर में संजोग से बीमारी हो ही गई है तो उसका एक तो सामान्य तरीका ये है कि ढाक की छाल होती है, उसको पानी में गर्म करते हैं तो लाल हो जाता है पानी, और उससे सुबह शाम पूरे जानवर को जो उससे उसकी रीढ़ या उसके और भी कहीं कहीं पे शरीर पे उसको धुला जाता है। दूसरा ये है कि चूँकि आप जानते हैं कि खुरपका मुहपका बीमारी का नाम है तो इसमें खुर के बीच में पक जाता है, जिसके कारण जानवर चल नहीं पाता है, लंगड़ाने लगता है। तो बोरिक एसिड और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में ले लिया जाता है। बोरिक एसिड और ग्लिसरीन को मिला के और दिन में 2-3 बार उसके जबड़े पर अंदर मसूड़े पे रगड़ना चाहिए, तो जिससे जानवर को काफ़ी आराम मिलता है और जानवर थोड़ा बहुत खाता रहता है। और नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, चूँकि जानवर खाना नहीं खा पाता, जब वो खाना नहीं खाएगा, दूध देने वाला जानवर है तो उसका दूध उत्पादन कम हो जाता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatab@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां।